नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHUBHT चैनल में। तो हम लोग आदिकाल का नामकरण देख चुके थे। आज जो आदिकाल से जो संबंधित पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्न थे, उनको हम लोग देख रहे थे। ये तो आदिकाल का नामकरण जो कि प्रश्न संख्या 10वां है, वो हम लोग देख चुके थे। ठीक है, अब जो इस आदिकाल से जो मुख्य रूप से प्रश्न पूछा जाता है, वो आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, जैसा कि टॉपिक का नाम भी है आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ एवं रचनाकार। ठीक है, तो उसी हिसाब से आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, इस पे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आइए आज ये प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैंने सभी प्रश्न उठा के एक जगह रख लिए हैं। जैसे प्रश्न 3, ठीक, प्रश्न 3 है जो 2014-15 में पूछा गया है। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख करें। ठीक है, फिर पूछा गया है 2016-17 में वीर गाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियों को स्पष्ट कीजिए। तो आदिकाल को ही वीर गाथा काल कहा जाता है। तो यहाँ पे बस प्रश्न को घुमाया है, बाकी बात वही पूछी जा रही है। आदिकाल की प्रवृत्तियों पर टिप्पणी लिखिए और आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो ये सभी हो गए। अब मेन जो शब्द है इसमें है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति क्या होता है? ठीक है, तो प्रवृत्ति उसे कहते हैं, जैसे किसी भी व्यक्ति को ले लीजिए या किसी भी युग को ले लीजिए, तो उसमें कुछ गुण होते हैं, कुछ दोष होते हैं। ठीक है, तो ये उसकी प्रवृत्ति होती है। किसी भी इंसान में कुछ गुण होते हैं, कुछ दोष होते हैं, तो आप कहेंगे कि ये तो उसकी प्रवृत्ति ही है। ठीक है, वो कुछ भी कर रहा है तो आप कहेंगे वो उसकी प्रवृत्ति है। ठीक है, तो ये उसका गुण या दोष हो जाता है। उसी प्रकार हम देखेंगे कि साहित्य की क्या प्रवृत्ति रही। ठीक है, उसमें क्या गुण गुण आए हैं। ठीक, तो वही सब हम लोग इसमें देखेंगे। तो ये तो मैंने जो इसकी भूमिका लिखी है, ये तो आपको समझाने के लिए लिखा है। आप इसको थोड़ा कम करके आराम से लिख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को जैसे बताता हूँ, आदिकाल तो अभी हम लोग बाद में पढ़ना स्टार्ट करेंगे अभी, सिद्ध साहित्य। अब इसके अंतर्गत यदि हम देखेंगे आदिकाल में, तो अपभ्रंश अपभ्रंश रचनाएं हैं। ठीक, तो अपभ्रंश साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य। ठीक है, उसके बाद लौकिक साहित्य। ठीक, तो ये 3-4 खंडों में विभाजित करके हम आदिकाल को पढ़ेंगे। तो आइए पहले इस प्रश्न को देखते हैं। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल नाम से जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर इसे वीर गाथा काल नाम दिया था। आदिकाल विविध और परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का काल है। इस काल में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में भी रचनाएं हो रही थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, संस्कृत भाषा है, फिर प्राकृत है, फिर पाली है, फिर अपभ्रंश है, ये कई भाषाएं हैं। तो आदिकाल में जो था, ठीक है, उसमें संस्कृत भी लिखी जा रही थी, संस्कृत में ही साहित्य लिखा जा रहा था, प्राकृत में भी लिखा जा रहा था और अपभ्रंश में भी लिखा जा रहा था। और और साथ ही साथ अपभ्रंश के क्वेंचुल को छोड़ती हुई हिंदी भी अपना रूप ग्रहण कर रही थी। और धीरे धीरे ये हो रहा था कि जो अपभ्रंश भाषा थी, ठीक है, वो तो चल ही रही थी, पर वो धीरे धीरे परिवर्तित होकर हिंदी का रूप धारण कर रही थी। आदिकाल में कई विषयों पर साहित्य लिखा गया। इस संपूर्ण साहित्य को हम, देखिए, कई विषयों पर साहित्य लिखा गया, और जो ये पंक्ति मैंने लिखी है कि आदिकाल विविध और परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का काल है। ठीक है, तो चूंकि कई विषय लिखाए गए, एक तरफ वीर और श्रृंगार लिखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ धर्म के उपदेश दिए जा रहे हैं, तीसरी तरफ लौकिक साहित्य की बात की जा रही है। ठीक, तो इसीलिए कहा जाता है कि आदिकाल विविध और परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का काल है। आदिकाल में कई विषयों पर साहित्य लिखा गया। इस संपूर्ण साहित्य को हम विषय की दृष्टि से 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला जो है धर्म संबंधी काव्य। ये धर्म संबंधी काव्य के अंतर्गत आएंगे सिद्ध हैं, जैन हैं, नाथ हैं। तो ये सब लोग जो साहित्य लिखते थे वो धर्म के हिसाब से लिखते थे, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए लिखते थे। फिर दूसरे आते हैं चारण कवियों द्वारा रचित रासोकाव्य। अब चारण कवि क्या होता है, ये कल मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया था, तो कमेंट करके जरूर बताइए कि चारण कवि किसे कहते हैं। ठीक है, चारण कवियों द्वारा रचित रासोकाव्य, तो ये हो जाएगा एक। और तीसरा है लौकिक तथा स्फुट साहित्य। लौकिक साहित्य जो लोक को ध्यान में रख के लिखा गया। धर्म संबंधी काव्य के अंतर्गत नाथ, सिद्ध तथा जैन साहित्य का विवेचन किया गया है। वस्तुतः इस तीनों संप्रदायों का साहित्य इन तीनों संप्रदायों के साहित्य का मुख्य विषय धर्म तथा साधना पक्ष का प्रचार प्रसार काव्य के माध्यम से करना है। ये बात मैंने अभी करी थी।
चारण कवियों द्वारा रचित रासो काव्य के अंतर्गत उस काल में रासों के नाम से लिखे गए। ठीक है? तो जो चारण कवि थे, ठीक है? उन्होंने रासो काव्य के अंतर्गत कई रासो नाम से रचनाएँ लिखी, जैसे कि पृथ्वीराज रासो, ठीक है? हम्मीर रासो, बीसलदेव रासो, ये सभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है? तो ये सभी पुस्तकें, ये सभी ग्रंथ इन्होंने लिखे। इसके पीछे रासो शब्द आता था, इसीलिए इसे रासो साहित्य भी कह दिया गया। तो इन सभी रासो साहित्य जो है, रासो काव्य है, वो वीर गाथात्मक साहित्य का विवेचन किया गया है। लौकिक तथा स्फुट साहित्य के अंतर्गत उन फुटकर कवियों तथा काव्य कृतियों का विश्लेषण किया गया है, जिन्होंने लीक से हटकर काव्य लेखन के क्षेत्र में कुछ नवीन कार्य किया। इस वर्ग के कवियों में अमीर खुसरो तथा विद्यापति का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग, ये मैंने आप लोगों को ये तो एक जानकारी रूप में दे दी है, ये सब आप लोग नहीं लिखिएगा। ठीक है, आप केवल पहली पंक्ति लिख सकते हैं और दूसरी पंक्ति लिख सकते हैं, और उसके बाद ये मेन ये है, यहाँ से आप प्रारंभ कर सकते हैं अपने उत्तर। जब प्रश्न आपका पूछा जाएगा तो आप यहाँ से उत्तर लिख सकते हैं कि आदिकाल की रचनाओं के आधार पर इस युग के साहित्य में निम्नलिखित सामान्य प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, यहाँ से आप अपने उत्तर का प्रारंभ कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आश्रयदाता क्या होते थे? जो कवि थे, ठीक है, जो भी राजा उस समय हुआ करते थे, तो वे कवियों को आश्रय दे देते थे। ठीक है, तो आश्रयदाता एक प्रकार से वो कहलाते थे, और आश्रयदाताओं की प्रशंसा कवि लोग करते थे। इस काल के कवियों ने अपने अपने आश्रयदाताओं की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा की है। अपने आश्रयदाताओं को ऊंचा दिखाने के लिए विरोधियों को नीचा दिखाना इनका धर्म था। इन कवियों ने अपने आश्रयदाताओं को पराजित, कायर आदि नहीं दिखाया है। स्वर्ण मुद्रा के लोभ में इन कवियों ने इन राजाओं का झूठा यशगान भी किया है। परिणामतः इस काल का साहित्य स्तुति गान हो गया। स्तुति मतलब प्रार्थना करना है, उनका बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। ठीक है, तो जैसा कि ये प्रवृत्ति आपने यहाँ देखी है, अभी हम लोग जब भक्ति काल के बाद रीति काल पढ़ेंगे, तो वहाँ भी यही प्रवृत्ति आपको देखने को मिलेगी। ऐतिहासिकता का अभाव दूसरा पॉइंट है। इन रचनाओं में इतिहास प्रसिद्ध चरित्र नायकों को लिया गया है, किंतु उनका वर्णन ऐतिहासिक नहीं है। अब देखिए, चूंकि ये बात हो रही है आपकी 8वीं 9वीं या 10वीं शताब्दी की, ठीक है, तो अब इतने वर्षों का अंतराल हो गया है, ठीक है, तो उस समय की इतने पुरानी समय की रचनाओं को प्रामाणिक रूप से प्राप्त करना एक जटिल कार्य है, और जल्दी मिलती भी नहीं है। तो इसीलिए है, इसमें क्या है कि ऐतिहासिकता का अभाव है। जो कवि लोग थे, वे क्या करते थे, वे कैरेक्टर तो उठाते थे, चरित्र तो उठाते थे, ठीक है, पर उनके बारे में चूंकि उन्हें अच्छा-अच्छा ही लिखना होता था, तो वे घटनाएँ गलत दिखा देते थे, और उनकी प्रशंसा ही करते थे। ठीक है, तो इससे ऐतिहासिक जो इतिहास में जो साक्ष्य हमें मिलते हैं, और जो हमारे साहित्य में उसमें हमें देखने को मिलता है, वे तिथियाँ मेल नहीं खाती हैं। इनमें इतिहास की अपेक्षा कल्पना की प्रधानता है। इसमें कवियों ने कल्पना और अतिरंजना का सम्मिश्रण किया है। अतिरंजना मतलब बढ़ा-चढ़ा कर वर्णन करना, ठीक है? तो इन दोनों का सम्मिश्रण किया है। फिर अगला पॉइंट है प्रामाणिकता में संदेह। आदिकाल के अधिकांश कवियों की रचनाएँ संदिग्ध हैं। इस काल को प्रमुख इस काल की जो प्रमुख रचना है रासो, ठीक है, जो कि चंद्रबरदाई ने लिखी है, वह ही संदिग्ध मानी जाती है। जो आदिकाल की प्रमुख रचना है, जिसे पृथ्वीराज रासो कहते हैं, ठीक है, वह उसको भी संदिग्ध ही माना गया है, उसे अप्रामाणिक नहीं माना गया है। ये अभी आप 5th सेमेस्टर में पृथ्वीराज रासो का एक सर्ग पढ़ेंगे जिसका नाम है कैमास वध, ठीक है? तो अगले सेमेस्टर में वो हम लोग पढ़ेंगे। युद्धों का सजीव चित्रण अगली प्रवृत्ति है। तो इन ग्रंथों का मुख्य विषय युद्धों और वीरता का वर्णन था। यह युद्ध वर्णन अत्यंत सजीव है, क्योंकि वह कवि राजाओं के साथ युद्ध भूमि में एक सैनिक की तरह भाग लेने वाले होते थे। तो क्या होता था, जो चारण कवि हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया अभी, ठीक, तो वो चारण कवि क्या करते थे, वे केवल कवि धर्म ही नहीं पालन करते थे, वे कवि होने के साथ साथ क्षत्रिय भी होते थे, और वे राजाओं के साथ युद्ध में जाते भी थे, और वहाँ वे क्या करते थे, वे युद्ध तो करते ही थे, साथ ही में वे अपने काव्य के द्वारा लोगों में शक्ति जागृत करते थे, ठीक है, और
जो युद्ध हो रहा होता है उसको वो नेत्रों से अपने देखते हैं, तो इस वजह से उन्होंने युद्धों का सजीव चित्रण भी किया है। वीर तथा श्रृंगार रस अगला पॉइंट है। इन अब यहाँ से आप देखेंगे तो एक प्रकार से जैसा कि मैंने पिछली कक्षाओं में आप लोगों को बहुत बार बताया है कि अ, प्रवृत्ति है या आप ऐसे कहिए तो प्रवृत्ति में ये भी है कि भावात्मक एक पक्ष हो जाएगा, एक हो जाएगा कलात्मक पक्ष कि भाषा के तौर पे उस समय क्या प्रवृत्ति दिखाई दे रही थी। भावनाओं में तो चलिए ये हो गया कि इस युद्धों का सजीव चित्रण, ऐतिहासिकता का अभाव, ये सब तो एक प्रकार से भाव में रख सकते हैं। पर कला पक्ष की ओर दृष्टि करें तो हम देखेंगे कि भाषा कैसी थी, ठीक है? उस समय अलंकार और रस ये सबका प्रयोग कैसे होता था। तो अभी हम देखेंगे कि वीर तथा श्रृंगार रस की प्रवृत्ति कैसी थी। तो उस समय जो काव्य रचे जा रहे थे, उनमें प्रमुख रूप से वीर तथा श्रृंगार रस पर ही आधारित काव्य रचे जा रहे थे। इन वीर गाथाओं में वीर तथा श्रृंगार रस का अच्छा समन्वय दिखाई पड़ता है। उस समय बाल से लेकर वृद्ध तक में युद्ध का उत्साह रहता था। जगनिक ने आल्हा खंड में आल्हा की वीरता का वर्णन इन शब्दों में किया है। ठीक है, जो आल्हा खंड है जिसे परमाल रासो भी कह के नाम से जाना जाता है, तो जगनिक उसके रचयिता हैं। तो उसमें वे आल्हा की वीरता का वर्णन कैसे करते हैं ये देखिए। आप लोगों ने ये पंक्तियां कई बार सुनी भी होंगी कि 12 बरस लो कुकुर जिए और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छतरी जिए आगे जीवन को धिक्कार। ठीक है, तो इसमें कहते हैं कि जो कुत्ता होता है वो 12 वर्ष तक जीवित रहता है और जो सियार है वो 13 वर्ष तक जीवित रहता है। लेकिन और जो क्षत्रिय है वो 18 वर्ष तक जीवित रहता है और 18 वर्ष के होते-होते वो युद्धों में जाके अपने जीवन का बलिदान दे चुका होता है और यदि इससे ज़्यादा कोई क्षत्रिय जीता है तो उसे अपने जीवन पर धिक्कार होना चाहिए। इन पंक्तियों का यह आशय है। युद्धों का कारण प्रायः सुंदरियां होती थीं, अतः नखशिख वर्णन करके राजाओं के मन में प्रेम जगाया जाता था। इस समय का श्रृंगार वासना से ऊपर नहीं उठ पाया था। अगला पॉइंट है रुक्ष और उपदेशात्मक साहित्य। बौद्ध, जैन, सिद्ध और नाथ साहित्य में उपदेशात्मकता की प्रवृत्ति है। इनके साहित्य में रुक्षता है। तो जो बौद्ध साहित्य हुआ, जो जैन है, जो सिद्ध है और नाथ साहित्य, ये जितने भी साहित्य थे, इसमें जो भी कवि हुए, वे सभी उपदेश देते थे, ठीक है? और ये क्या करते थे कि एक प्रकार से डांटते एवं फटकारते भी थे। जैसे इन्होंने धर्म आडंबरों का विरोध किया है, ठीक है? तो इनकी जो भाषा थी, इनका साहित्य था, वो सहज नहीं था, ठीक है? एक प्रकार से इनका साहित्य अ अ, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि इनके साहित्य में थोड़ी डांट फटकार थी, ठीक है? ऐसा आप कह सकते हैं। फिर अगला है प्रकृति चित्रण। इस काल में आलंबर और उद्दीपन दोनों रूप में प्रकृति चित्रण मिलता है, ठीक है? तो जो नदियां हैं, पर्वत हैं, नगर हैं, प्रभात हैं, संध्या हैं, आदि दृश्यों के इन रचनाओं में सुंदर चित्र मिलते हैं। इन चित्रों में स्वाभाविकता का प्रायः हर जगह अभाव होता है। उन्होंने प्रकट चित्रण तो किया है, ठीक है? और उद्दीपन उद्दीपन मतलब कि भावों को जगाने के लिए और भड़काने के लिए। जो आलंबन है उससे होता है कि जैसे मान लीजिए किसी किसी चंद्रमा की किसी सुंदर रात की कल्पना की जा रही है, ठीक है? तो उससे भाव जागृत होते हैं, उसे आलंबन कहते हैं, ठीक है? तो प्रकृति का जब आलंबन रूप में भी चित्रण इन्होंने किया है भावों को जगाने के लिए और फिर भावों को बढ़ाने के लिए भी वहां पर भी इन्होंने प्रकृति का सहारा लिया है, ठीक है? तो दोनों रूपों में इन्होंने प्रकृति का चित्रण किया है। अगला है काव्य रूप। काव्य रूप क्या होता है? जो काव्य है वो किस रूप में लिखा गया है? काव्य के दो भेद होते हैं, दो रूपों में काव्य लिखा जा सकता है। एक तो है प्रबंध काव्य, एक होता है मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के अंतर्गत आपके महाकाव्य आते हैं और खंड काव्य आते हैं। खंड काव्य के अंतर्गत आप देखेंगे तो गीत हैं, जो लंबी कविताएं हैं, ठीक है? वो सभी आते हैं और मुक्तक के अंतर्गत जैसे दोहा है, ठीक है? इन सबों में छोटे-छोटे छंदों में कविताएं लिखते हैं। प्रबंध काव्य में यही होता है कि पूरी कहानी चलती रहती है अंत तक। तो तो इस काल में आदिकाल में दोनों प्रकार के काव्य लिखे गए। खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो
प्रबंध काव्य के श्रेष्ठ उदाहरण हैं और भीषल देवरासो मुक्तक काव्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। अगला है विविध छंदों का प्रयोग। छंदों की विविधता के लिए यह काल सर्वोपरि है। ठीक है, इस काल में छंदों को बहुत प्रयोग किया गया। इस काल के छंद चमत्कार प्रदर्शन से परिपूर्ण हैं। इस काल में दोहा, गाथा, तोमर, त्राटक, रोला, कुंडलिया आदि का प्रयोग हुआ है। छंदों की विविधता के कारण ही चंद बरदाई को छंदों का सम्राट और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। अगला है पिंगल भाषा का प्रयोग। आजकालीन साहित्य में अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा मिश्रित डिंगल का प्रयोग हुआ है। तो डिंगल और पिंगल भाषा क्या होती है? तो डिंगल भाषा जो है वो जो अपभ्रंश भाषा है उसमें राजस्थानी भाषा को जब मिश्रित कर दिया जाता है तो उसे डिंगल कहा जाता है, और जब अपभ्रंश में ब्रज भाषा को मिश्रित कर दिया जाता है तो उसे पिंगल कहा जाता है। ठीक है, तो ये डिंगल और पिंगल भाषा थी। इन दोनों का प्रयोग आदिकाल में के साहित्य में बहुत किया गया। वीर रस के भावों को व्यक्त करने के लिए यह भाषा उपयुक्त थी। ठीक है, फिर अगला है अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग। आदिकालीन साहित्य में अलंकारों का स्वाभाविक समावेश हुआ है। चारण कवियों ने अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का हृदयगाही चित्रण किया है। तो ये हो जाएगा अलंकारों का। फिर अगला है रासो शैली की प्रधानता। आदिकाल में जितने भी काव्य मिलते हैं उनमें अधिकांश की शैली रासक शैली है। रासक शैली क्या होता है? तो रासक जो है वो गेय का रूपक है, गेय रूपक को कहते हैं। तो जो रासक शैली है वो एक प्रकार का गेय रूपक है। जो वो लिखते हैं वो किस प्रकार लिखते हैं कि जो ताल और लय के अनुसार नाच नाच कर गाया जा सके। ठीक है, ऐसी रचना जो वो लोग करते हैं जिसे रासक शैली कहा जाता है। इन्हें प्रश्नोत्तरी या दो व्यक्तियों के वार्तालाप में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये रासक शैली कैसे लिखी जाती है इसके बारे में हो गया। संदेश रासक जो कि अब्दुल रहमान ने लिखा है। ठीक है, और अब्दुल रहमान जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें हिंदी का पहला कवि भी मानते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को फैक्ट मैं बहुत कम ही बता रहा हूँ, क्योंकि फैक्ट अभी आपको इतना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ आगे अभी सीयूईटी जब करेंगे तब उसमें फैक्ट बहुत पूछा जाता है। बाकी पृथ्वीराज रासो आदि ग्रंथों में इसी शैली का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार हम लोग आजकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों को देख चुके हैं। तो वीडियो समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोई समस्या हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। इस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया हमसे साझा कीजिए। और अब हम लोग जो अगला है कुछ प्रश्न और बचे हैं। अब जैसे हम लोग सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, इनकी प्रमुख विशेषताएं, ठीक है, ये हम सब लोग जल्द ही देख लेंगे। फिर हम लोग भक्तिकाल पे चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद।